Hello viewers, Assalamu alaikum. I'm back, your host Aisha Tariq. In the previous session, we have learned about introduction to mechanics, and in this lecture, we are going to thoroughly discuss the our recommended book Physics for Scientists and Engineers, and its first main topic is mechanics. So now we are going to discuss about its first chapter, physics and measurements. In this chapter, we will study in detail that what are the basic measurements and requirements for studying a classical physics or Newtonian mechanics. So let's move forward. सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करेंगे फिजिक्स की थ्योरीज को. फिजिक्स की थ्योरीज मीन्स वो पिलर्स या वो टाइप्स ऑफ थ्योरीज जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में या सिंपली मैकेनिक्स में डील करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो कि इज़ैक न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था या पेश की थी या डेवलप की थी. द सेकेंड टाइप इज़ मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स हमारे पास उसमें दो टाइप्स हैं. एक है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हम डिस्कवर की थी या इन्वेंट की थी या हाइपोथेसिस की थी. जबकि सेकंड वन इज़ क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन ऑब्जेक्ट्स के लिए है जो कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, जिन रिलेटिवली टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं. जबकि क्वांटम मैकेनिक्स उन ऑब्जेक्ट्स के लिए है जो कि बहुत ही स्मॉल साइज एटॉमिक लेवल पे होते हैं. नाउ मॉडर्न लाइफ में और जो डेली लाइफ में हम जो डिस्कवर करते हैं या जो हम लोग डील करते हैं जिसके साथ, वो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स. सो मूविंग फॉरवर्ड, न्यूटोनियन मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई भी बेसिक यूनिट होने चाहिए. हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं लेंथ, मैस एंड टाइम. किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को या उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है, और उसकी फिजिकल स्टेट यानी उसका मैस कितना है, उसका इनर्शिया कितना है, या वो किस लिहाज से मूव कर रहा है. तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थ्री हैं: लेंथ, मैस एंड टाइम. जैसे कि हमें पता है कि लेंथ का हमारे पास जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, जबकि इसकी डायमेंशंस हैं एल. डायमेंशंस को हम यूँ ब्रैकेट्स में शो करते हैं. जबकि सेकंड वन इज़ मैस. मैस की एसआई यूनिट है केजी एंड डायमेंशंस हैं उसकी एम. थर्ड वन इज़ टाइम. टाइम की एसआई यूनिट्स हैं सेकेंड एंड उसकी डायमेंशंस हैं टी. तो स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड एक ऐसी चीज़ है जिससे कंपेयर करके हम बाकी चीज़ों की मोशन को स्टडी करते हैं. या देखें, हम कोई भी एक चीज़ लें या और हम उसे कहें कि ये स्टैंडर्ड है. अब इसके लिहाज से दूसरी जो भी चीज़ होगी वो इसके जो मैच करेगी वो इसके बराबर होगी, या जो इसका मैच इससे ज़्यादा होगा या जिस अमाउंट इससे ज़्यादा होगी वो इसकी 2 टाइम्स या हाफ टाइम्स या 1.5 टाइम्स होगी. तो हमें एक स्टैंडर्ड बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम कंपेयर मेजरमेंट कर सकें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मेजरमेंट है लेंथ की. पुराने ज़मानों में जब हमारे पास न्यू फिज़िक्स इतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं हुई थी, डेवलप नहीं हुई थी, तो हमारे पास फ्रेंच ने एक यूनिट निकाला था, फुट. उस टाइम वो जो फुट होता था ना, वो किंग लुइस उनका था. किंग लुइस के पाँव के साइज़ को वो कहते थे कि ये 1 फुट है. अब जब हमारे पास किंग की डेथ हो गई यानी किंग चेंज हो गया, तो हमारे पास जो न्यू किंग आया उसकी फुट का साइज़ अब चेंज हो गया. अब वो जो न्यू किंग आया उसके फुट का साइज़ चेंज है, मीन्स हमारा जो स्टैंडर्ड था वो भी चेंज हो गया. तो वो एक परमानेंट स्टैंडर्ड नहीं था. इसलिए हम स्टैंडर्ड कोई भी एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो वक्त के साथ चेंज ना हो, जो टाइम कंसिस्टेंट हो, कि वो सेम रहे, कॉन्स्टेंट रहे टाइम गुजरने के साथ साथ. तो हमारे पास हमने डिस्कवर किया कि जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, वो हर वैक्यूम में कांस्टेंट रहती है. उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती. ये एक साइंस की न्यू डिस्कवरी है जिसको फिर हमने बाद में कह दिया कि ये एक कांस्टेंट हमने बना लिया लेंथ के लिए. अब हमने कहा कि जो लाइट है वो वैक्यूम में इतना टाइम, इतने सेकंड्स में जो इतने टाइम में जो कवर करती है ना डिस्टेंस, हमने कहा वो सेकंड है. अब हम कैसे समझेंगे एक बात? उसने क्या कर दी, 1/299,792,458 सेकेंड्स. तो इसको मैं आपको ड्राइव करके दिखाती हूँ कि कैसे 1 मीटर के इक्वल आती है. कंसिडर करते हैं, कंसिडर करती हूँ मैं इस वैल्यू को, अप्रॉक्सीमेट कर रही हूँ कि इसकी वैल्यू इज इक्वल टू है, कि वैल्यू इज इक्वल टू है 3 × 10⁸ ठीक है, 1 ओवर समथिंग ये जो वैल्यू है. तो
हमारे पास एक फॉर्मूला है S इज इक्वल टू वी टी. डोंट मैस विद माई लैंग्वेज और राइटिंग इट समटाइम्स. तो S इज इक्वल टू हमारे पास है V, जबकि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड है. और हमारे पास टाइम स्पैम उसने कितना दिया है 1/this 1, जबकि इस वैल्यू को मैंने अभी किया है कि एस्टिमेट किया है कि 1/3 × 10⁸ सेकेंड्स है. ये देखें ये कैंसिल आउट हो गया, जबकि पर सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो गया, तो S इज इक्वल टू आ गया 1 मीटर. सो इतने टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम क्या कहते हैं 1 मीटर. सो दिस इज आवर बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट लेंथ. नाउ मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैस. अब हमारे पास इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेवरस फ्रांस. अब आप कहेंगे कि ये क्या मुश्किल सा नाम आ गया. बेसिकली ये एक लैब है फ्रांस की, जिसमें एक प्लेटिनियम इरिडियम अलॉय को हमने सेव किया है. तो वो अलॉय ऐसा है कि वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है और उसकी जो है वो कंडीशंस चेंज नहीं होती, यानी वो डिके नहीं होता. तो एक वो कांस्टेंट चीज़ होगी ना. हमने कहा है उस अलॉय का जितना मैस है वो स्केयर टाइप में मैस है, तो जितना उसका मैस है वो इक्वल टू 1 kg है. अब हमने बाकी जितने भी कांस्टेंट ये आपके पास जो मेजर करने के लिए आते हैं 1 किलो का 2 किलो के वो आयरन के आते हैं, वो असल में उसी से कंपेयर करके बनाए गए हैं छोटे लेवल पर कि हम लोग ये मेजरमेंट्स कर सकें. तो मैस की हमने देख ली कि उसकी स्टैंडर्ड क्या बनाया गया. ठीक है, वो है प्लेटिनियम इरिडियम अलॉय. वो एक सिलेंडर है. तो मैस का ऐसा यूनिट हमें पता है kg होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टाइम. अब हमने एक और चीज़ नोटिस की. बेसिक जैसे डिस्कवरीज होती गई ना वैसे वैसे हम देखते गए कि हमारे पास क्या क्या स्टैंडर्ड्स बन सकते हैं. एक है अलॉय, एक हमारे पास है सीजियम 133 एटम है. ये एक रेडियो एक्टिव एटम है और ये हमारे पास वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है. वो कह रहे हैं कि जब ये एटम इतनी दफ़ा वाइब्रेट करता है ना, इतने टाइम्स 9192631770 टाइम्स वाइब्रेट कर जाता है ना, तो कितना टाइम होता है 1 सेकेंड. अब हम कहेंगे कि 1 सेकेंड तो बस टिक हो गया 1 सेकेंड. तो ये जो हमारे पास सीजियम 133 एटम है ना, ये इस टिक में इतनी दफ़ा वाइब्रेट कर चुका होता है. तो हमने कहा कि ये एक स्टैंडर्ड इसका टाइम है और ये वेरी नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट रह रहा है. इसकी एक्यूरेट मेजरमेंट देखें आप, कितने वैल्यू एक्यूरेट हमने ली है, मेजर की गई है. तो हमने उसको एक स्टैंडर्ड बना दिया टाइम का 1 सेकेंड का. और जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो टाइम का, वो क्या है सेकेंड. नेक्स्ट वन इज हमारा ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है. बेसिकली हम इस चैप्टर में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैटर. अब मैटर हम लोगों ने मैटर की डिस्कवरी हुई और उसमें क्या प्रोग्रेस हुई वो इसमें बताने वाले हैं. सबसे पहले ल्यूसिपस और डेमोक्रेटस ने कहा कि अगर हम एटम को हम ये मिट्टी को या भी मैटर को ब्रेक करते जाएं, तोड़ते जाएं, तो एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जब वो मैटर जो है वो टूटना बंद हो जाएगा. तो वो जो पॉइंट आएगा ना, जो सबसे बेसिक एलिमेंट्री वो पार्टिकल बचेगा ना, जिसको हम मज़ीद तोड़ नहीं पाएंगे, उसको उन्होंने नाम दिया एटम का. और एटम का मतलब था नॉन स्लाइसेबल. उन्होंने नाम भी इसी लिहाज से दिया कि वो जो मज़ीद ब्रेक नहीं हो सकता, उसके मज़ीद स्लाइसेस या पीसेस नहीं हो सकते. तो वो जो स्मॉलर कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट आ गया, वो है एटम. नेक्स्ट ऑन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई किया और उसने कहा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं एटम के अंदर. 1911 में हमारे पास न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया. अब नेक्स्ट ऑन क्या था, 1930 में हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए. तो हमने कहा एटॉमिक नंबर Z है जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जबकि मैस नंबर A है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शामिल हैं. नेक्स्ट ऑन अब जो मॉडर्न डिस्कवरी है उसमें हमने डिस्कवर कर लिए क्वार्क्स बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं. इसके बारे में आप ज़्यादा अभी ना सोचें, बस हम डिस्कवर कर रहे हैं. नेक्स्ट ऑन इंशाल्लाह फिज़िक्स के सब्जेक्ट में हम ज़रूर पढ़ेंगे इसको.
अब ये कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया कि मैटर कैसे अब हमने स्टडी किया, हमारे पास क्या क्या उसकी डिस्कवरीज हुई। नेक्स्ट वन इज़ मॉडल बिल्डिंग। हमने क्या करना है इस क्लासिकल मैकेनिक्स या मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में, हमने चीज़ों को स्टडी करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करना है। तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सिंपल होते हैं, जैसे बॉल हो गई, पेन हो गया, या डिफरेंट व्हीकल्स हो गई, ये बिल्कुल सिंपल हैं। लेकिन इसके अलावा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं, या इससे मतलब ज़्यादा बॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं, या जैसे एरोप्लेन ही देख लें आप, उसका कितना बेसिक मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है। तो ऐसी बॉडीज़ को या ऐसे फिनोमेनास को, कंडीशंस को स्टडी करने के लिए हम एक मॉडल डेवलप करते हैं। मॉडल बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी एक सिंपल सा व्यू बनाते हैं कि जैसे कि हमारे हम लोग बेसिक जो मॉडल बनाते हैं वो कहते हैं हम पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। हम किसी भी कंडीशन को यूँ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये मेरा इंडिकेटर शो कर रहा है, इस तरह एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट शो करते हैं, और इसके ऊपर प्रेजेंट फोर्सेस या जो भी इंट्रैक्शन इसके साथ हो रही हैं, इसकी मोशन को स्टडी करने के लिए हम इस पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट को सिंपली यूज़ करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, हमने एक ह्यूज डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट को एक चेंज कर दिया बिल्कुल एक सिंपल मॉडल में, और सिंपल एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट में, और उसकी मोशन को स्टडी की। तो इसको हम कहते हैं मॉडल बिल्डिंग, कि हम अपनी ईज़ के लिए डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए की स्टडी को इजी बनाने के लिए हमने एक मॉडल डेवलप किया, और वो मॉडल सेम वर्क करता है जैसे हमारा एक डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड मशीन या ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। सो मूविंग नेक्स्ट, डायमेंशनल एनालिसिस। हम जब भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, हम कभी न्यू इक्वेशंस बनाते हैं, कभी पुरानी को हम लोग इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। तो हमने ध्यान रखना होता है कि उनकी डायमेंशन सही हैं कि नहीं। हमें डायमेंशंस का पता है कि लेंथ, मैस और टाइम की डायमेंशंस क्या होती हैं। तो हम किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए जो टूल या इस्तेमाल करते हैं कि हमने कोई न्यू इक्वेशन बनाई है, आया कि ये सही है या नहीं है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का सहारा लेते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक सी एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगी। थोड़ी सी राइटिंग मेरी, हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू ले लें 0, तो जो ये टर्म है ये इक्वल टू हो जाएगी 0। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 AT स्क्वायर। अब हमने इसकी डायमेंशन देखनी है। ये जो 1/2 है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू s की डायमेंशन यानी लेंथ की डायमेंशन हमारे पास होंगी l, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास होंगी l t -2, जबकि हमारे पास टाइम स्क्वायर की डायमेंशन होगी t स्क्वायर। ये टी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और l इज इक्वल टू l। तो हमने ये देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/AT स्क्वायर, ये डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू बिल्कुल परफेक्टली मतलब इक्वेट हो सकती है, या बिल्कुल ये परफेक्ट है। सो मूविंग फॉरवर्ड, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। फिज़िक्स में हम जब भी कोई मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं या हम कुछ भी मेजर कर रहे हैं, या तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। तो हमारे पास ये बेसिक से वैल्यूज़ दी हुई हैं कि 1 माइल इज़ इक्वल टू 1609 मीटर, और इसी को किलोमीटर में ट्रांसफ़र करें तो किलो की वैल्यू होती है 10⁻3। यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। 1 फुट इज़ इक्वल टू 0.3048 मीटर, और इसका अगर हम लोग पॉइंट मूव करें तो सेंटीमीटर के लिए 10⁻² वैल्यू होती है सेंटी की, तो ये वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह मीटर को फुट में इंच और फुट में चेंज करने की वैल्यू, और एक इंच को मीटर और सेंटीमीटर में चेंज करने की वैल्यूज़ दी गई हैं। नेक्स्ट वन हमें कहा गया है कि 15 इंच को आप कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में। ठीक है, नाउ अब इसको हम करके देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। 15 इंच है हमारे पास, तो और जो वैल्यू हमें दी गई है 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच,
यही वैल्यू हमें दी गई है ना कि 1 इंच है, उसको 15 इंच में कन्वर्ट करना है, ये वैल्यू आ गई। इंच इंच से कैंसिल हो गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 2.54, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 38.1 सेंटीमीटर। मेरी राइटिंग थोड़ी सी इस पे अच्छी नहीं आ रही, सो प्लीज़ डोंट माइंड। इस तरह हम लोग किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या किया, इंच को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। नेक्स्ट, एस्टिमेट्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन। हम जब भी क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं तो हमारे पास सिंपल इक्वेशंस बहुत कम आती हैं। हमारे पास सिंपल इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। जब हमने कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, जैसे कि डेरिवेशन, इंटीग्रेशन वगैरह टाइप की लेनी होती है, तो हमारे पास जो ये कॉम्प्लिकेटेड 0 पॉइंट समथिंग में वैल्यूज़ आ रही होती हैं ना डेसिमल प्लेसेस में, तो वो इक्वेशन हम लोग सॉल्व में मसला करती हैं। इसलिए हम लोग एक एस्टिमेट लगा लेते हैं या और उससे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनाते हैं। अब इसको बनाने का तरीका मैं आगे आपको बताऊंगी कि एग्जांपल सॉल्व करके। फर्स्ट आप इसके दो रूल्स देखें। रूल नंबर 1 इज, जो भी आपके पास नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। साइंटिफिक नोटेशन आपको पता है कैसे चेंज करते हैं, जो भी वैल्यू है उसको पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट कर दे। 10 की पावर समथिंग हो सकती है 1 से 10 के दरमियान में, 10 रेज़ टू पावर 9, 4, 3 समथिंग हो सकती है, और एक यूनिट होगा, कोई भी यूनिट, ठीक है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड वन, अब हम लोग 10 की पावर समथिंग ले रहे हैं ना, तो हमारे पास एक वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू होता है 3.162। अब उन्होंने इसी बात को स्टैंडर्ड बनाया। जो भी इसको कैलकुलेट करने वाले हैं वो कहते हैं ये जो 3.162 है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड है। अगर तो जो वैल्यू है 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऑफ 10 के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो 3.162 से लेस होगी ना, तो ठीक है, पावर ऑफ 10 ही हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा। जो भी पावर ऑफ 10 उस वक्त आई होगी ना, हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा। लेकिन अगर जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 3.162 के इक्वल है या इससे बड़ी है, तो हम 10 की पावर में एक ऐड कर देंगे। मैं आपको नेक्स्ट ऑन सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे ऐड करेंगे। देखें, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दी गई है कि 0.086 मीटर का हमने जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाला तो वो 10⁻⁻² मीटर है। ये कैसे निकाला, आपको मैं निकालना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो 8.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कंपेयर करना है 10⁻³ तो ये तो पावर ऑफ 10 है, लेकिन इसके साथ जो वैल्यू आई है 8.6 जो है वो ग्रेटर देन 3.162 है। अब बड़ी है, तो हमने क्या कहा था, बड़ी के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि हम जो 10⁻³ है ना, पावर है 10 की, उसमें एक प्लस कर देंगे, तो यानी 10⁻³ सॉरी 10⁻³ प्लस 1, तो ये इक्वल क्या हो गई 10⁻⁻² के। यही वैल्यू उन्होंने दी हुई है कि ये 10⁻⁻² के इक्वल हो जाएगी। तो मीन्स इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर किया हुआ है, वेरीफाई किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज 0.0021 मीटर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻³ मीटर। इसको भी हम देख लेते हैं, ये कैसे कह दिया इन्होंने। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। अब देखिए हमारे पास जो 2.1 है वो लेस देन है 3.162 से, ये लेस देन है, तो हमने क्या कहा था कि जो वैल्यू ऑर्डर होगा वो इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर के 10⁻³ मीटर। ये हमारे पास आ गया इसका इसका ऑर्डर आ गया। होप
आपको अंडरस्टैंड हो गया है? तो जो नेक्स्ट एक बच गई है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप खुद करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड जी, हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो लास्ट हमारी बेसिक एंटिटी है कि जिसका हमें पता होना ज़रूरी है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है एक्यूरेट। एक्यूरेट वो वैल्यू होती है जो एग्जैक्ट, कि हमें वो एग्जैक्टली नोन है ये वैल्यू। जबकि दूसरी है प्रिसाइज, डिटेल्ड। प्रिसाइज का मतलब होता है डिटेल्ड, ऐसी वैल्यू जो हमें जिसकी हमें डिटेल्स पता है, यानी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में 72.1196 इसकी हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। जबकि हमारे पास एक्यूरेट की वैल्यू है 72.00। एक्यूरेट हमें पता चल गई, एग्जैक्ट पता चल गई। तो प्रिसाइज और एक्यूरेट में आई थिंक आपको वो जो भी डिफरेंस है वो समझ आ गई होगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमारे पास डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन जो हम प्राइमरी से भी पढ़ते आ रहे हैं, all the accurately known digits and the first doubtful digit are called significant figures। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें पता है, आपको एक नॉलेज दे दूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कभी भी अपनी तरफ से नहीं बनाते। जो भी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको पता है कि वो कितनी मैयर कर सकता है। वो अगर सेंटीमीटर तक मैयर कर सकता है, उसका जो लीस्ट काउंट है वहाँ तक उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। और जो भी मैयर करने वाला है वो बता सकता है कि इस क्वांटिटी के इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन हम उसकी जो ज़ीरोज़ हैं और उनको ज़रूर देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, कौन सी अनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। सो लेट्स ट्राई इट आउट। तो इसकी जो बेसिक हमारे पास कंडीशन है कि जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट हो गए। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे वैल्यूज़ जो हैं सिग्निफिकेंट हैं। जबकि ज़ीरो की हमारे पास कंडीशंस हैं कि वो आया कि सिग्निफिकेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो अगर ज़ीरो हमारे पास जो भी है डेसिबल पॉइंट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए, यानी 1 2 3 काउंटिंग के दरमियान में आ जाए, तो ये तीनों ज़ीरो जो हैं अब हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन जबकि डेसिमल पॉइंट के लास्ट में जो ज़ीरोज़ होते हैं ना वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि ये ज़ीरो मेंशन करने का मतलब ये है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एबिलिटी थी कि वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें बता सकता, हमें एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकता है। तो इसलिए ये जो लास्ट 2 ज़ीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट है। अब हमारे पास एक होल नंबर है 7200। इसके जो ये ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिर्फ डेसिमल प्लेस को फिक्स करने के लिए हैं। यहाँ पे अगर इसके बाद पॉइंट आएगा तो ये सिर्फ डेसिमल प्लेस को फिक्स करने के लिए हैं और ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में भी ये जो 2 ज़ीरो हैं ये सिर्फ डेसिमल प्लेस को फिक्स करने के लिए हैं, अदरवाइज इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए ये भी इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। होप इस लेक्चर में जो भी आपको मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है एज ए चैप्टर 1 वो आपको समझ आ गई होंगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।